सूरजनगर जिले के एक छोटे से गांव वीरपुर में गौरी नाम की एक अनाथ लड़की रहती थी। माता पिता के साये से वंचित गौरी का एक ही सपना था, पुलिस की वर्दी पहनकर आईपीएस अधिकारी बनना। इसी सपने को पूरा करने के लिए वह दिन रात मेहनत मजदूरी करती थी। हे भगवान, घर में तो अनाज का एक भी दाना नहीं बचा। आज ही बाजार जाकर कुछ राशन लाना होगा, वरना कल चूल्हा भी नहीं जलेगा। यह कहकर गौरी ने एक पुराना थैला उठाया, तकिए के नीचे छुपाकर रखे कुछ सिक्के निकाले और बाजार की ओर चल पड़ी। उसी समय बाजार के दूसरे छोर पर सेठ केशव दास किसी उलझन में खोए हुए थे। पता नहीं इस जन्म में मेरी तलाश कभी पूरी होगी भी या नहीं, पर हार मानना मुझे मंजूर नहीं, क्योंकि मेरी पत्नी की हर सांस उसी उम्मीद पर टिकी है। तभी अचानक एक नकाबपोश चोर दौड़ता हुआ आया और सेठ केशव दास के हाथ से थैली छीनकर भाग खड़ा हुआ। पकड़ो पकड़ो, अरे कोई तो रोको इसे, ये मेरी सारी जमा पूंजी लेकर भाग रहा है। ये आवाज तो किसी बुजुर्ग सेठ की लग रही है। लगता है किसी ने इनके साथ बदमाशी की है। मुझे मदद करनी चाहिए। ये सोचकर गौरी बिना पल गवाए चोर के पीछे दौड़ी और एक संकरी गली में जाकर उसे रोक लिया। रुक जा, चोरी की हिम्मत कैसे हुई तेरी? तू एक छोकरी होकर मुझे रोकेगी? रास्ते से हट जा, वरना अच्छा नहीं होगा तेरे लिए। डर दिखाना बंद कर, या तो चुपचाप थैली लौटा दे या फिर आज तुझे सबक सिखाकर ही मानूंगी। बड़ी आई सबक सिखाने वाली, ले लेना जो लेना है। ये कहते हुए चोर ने गौरी पर वार करने की कोशिश की, पर गौरी ने फुर्ती से उसका हाथ मरोड़ा और थैली छीन ली। तभी हांफते हुए सेठ केशव दास भी वहां पहुंच गए, जिन्हें देखकर चोर डर के मारे भाग गया। बेटी, तुम्हें चोट तो नहीं लगी कहीं? नहीं सेठ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये लीजिए आपकी थैली, जरा देख लीजिए कुछ कम तो नहीं। सेठ केशव दास ने थैली खोलकर देखी तो सारी रकम सुरक्षित थी। सब कुछ सही सलामत है बेटी। आजकल तो लोग मुसीबत में आंखें फेर लेते हैं, पर तुमने तो अपनी जान की परवाह किए बिना मेरी मदद की। कोई खास बात नहीं सेठ जी, बस इंसानियत का फर्ज निभाया। वैसे बेटी, तुम रहती कहाँ हो और इस उम्र में अकेली बाजार क्यों आई हो? मैं पास के वीरपुर गांव में रहती हूँ सेठ जी, घर के लिए राशन लेने आई थी। अच्छा, और तुम्हारे माता पिता, वे साथ नहीं आए? यह सुनकर गौरी का चेहरा थोड़ा उदास हो गया। मेरे कोई माता पिता नहीं है सेठ जी, मैं एक अनाथ हूँ, पर मेरा एक सपना है। मैं आईपीएस अधिकारी बनना चाहती हूँ और उसी के लिए दिन रात मेहनत करती हूँ। हे ईश्वर, तूने ऐसे नेक दिल बच्चों के साथ यह कैसा खेल रचा है? बेटी, चिंता मत करो, जिस लगन से तुम मेहनत कर रही हो, सफलता जरूर तुम्हारे कदम चूमेगी। मुझे भी यही विश्वास है सेठ जी, इसीलिए तो हार मानने का सवाल ही नहीं उठता। गौरी की बहादुरी और उसके सपनों की लगन देखकर सेठ केशव दास बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने अपनी जेब से कुछ मुद्राएं निकाली। बेटी, यह रख लो, यह कोई एहसान नहीं, बल्कि तुम्हारी हिम्मत का सम्मान है। नहीं सेठ जी, मुझे इसकी जरूरत नहीं। मना मत करो बेटी, ये लेकर मुझे बहुत सुकून मिलेगा। गौरी ने संकोच के साथ वे मुद्राएं स्वीकार कर लीं और वहां से अपने घर की ओर चल दी। सेठ केशव दास कुछ देर उसे जाते हुए देखते रहे और फिर उनकी आंखों में एक पुराना दर्द उभर आया। काश आज मेरी बेटी भी होती, तो शायद इसी उम्र की होती। पता नहीं वो किस हाल में होगी, कहाँ होगी। हे प्रभु, क्या कभी मैं उसे ढूंढ पाऊंगा? यह कहकर भारी मन से सेठ केशव दास अपने घर की ओर लौट गए और उधर गौरी अपने घर पहुंचकर उन मुद्राओं को संभाल कर रखने लगी। इन पैसों को मैं संभाल कर रख दूंगी, आगे चलकर मेरी पढ़ाई के काम आएंगे। सेठ जी सच में बहुत भले इंसान हैं। यह सोचकर गौरी फिर से अपने घर के कामों में जुट गई, अनजान इस बात से कि आने वाला समय उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। कुछ दिन बीत गए। गौरी अपनी पढ़ाई और मेहनत में जुटी रहती, पर धीरे धीरे वीरपुर गांव में उसे काम मिलना मुश्किल होता जा रहा था। एक सुबह जब उसने अपने आस पड़ोस में काम ढूंढने की कोशिश की, तो उसे हर तरफ से निराशा ही हाथ लगी। ये अचानक क्या हो गया?
पहले तो इतनी आसानी से काम मिल जाता था, अब कोई मुझे काम देने को तैयार ही नहीं। मुझे किसी से बात करनी होगी। यह सोचकर गौरी पड़ोस में रहने वाली शांति चाची के घर पहुंची, जिनके यहाँ वह पहले अक्सर काम किया करती थी। शांति चाची, क्या आपके घर कोई काम है? अगर हो तो बताइए, मुझे सच में जरूरत है। नहीं बेटी, अभी कोई काम नहीं है हमारे यहाँ। पर चाची, पहले तो आपके घर में इतने सारे काम हुआ करते थे, मैं खुद करती थी वो सब। हाँ था, पर अब मेरी बहू घर आ गई है, वही अब सारा काम संभाल लेती है। तुझे अब यहाँ काम नहीं मिलेगा, माफ करना। ठीक है चाची, कोई बात नहीं। क्या आपको आसपास कहीं और काम के बारे में पता है? नहीं बेटी, मुझे कुछ नहीं पता, तू खुद जाकर पूछताछ कर ले। यह सुनकर गौरी का मन भारी हो गया। वह आगे बढ़ी ही थी कि रास्ते में उसे गांव का एक युवक मोहन मिल गया, जो हमेशा उसकी पढ़ाई और सपनों का मजाक उड़ाया करता था। अरे गौरी, इतनी उदास क्यों दिख रही हो? क्या हुआ? कहीं काम नहीं मिल रहा मोहन, इसी वजह से परेशान हूँ। काम तो तुझे इसलिए नहीं मिलता क्योंकि तेरा आधा ध्यान तो हमेशा उस किताबी सपने में लगा रहता है। भला कौन ऐसी नौकरानी रखेगा जो काम से ज्यादा पढ़ाई की सोचे? ये सबको पता है मोहन कि मैं आईपीएस अधिकारी बनना चाहती हूँ और मैं जरूर बनूंगी। अब ये जिद छोड़ भी दे गौरी, तू एक गरीब अनाथ लड़की है, समझ ले इस सच्चाई को। तेरे जैसी लड़कियां सिर्फ सपने देख सकती हैं, पूरे नहीं कर सकती। मैं क्यों नहीं बन सकती अधिकारी? मुझे अपने ऊपर पूरा भरोसा है और मैं ये करके दिखाऊंगी। अगर सिर्फ कहने से बन जाते तो आज हर गली में एक अफसर होता। मैं भी इसी की तैयारी कर रहा हूँ, पर मुझे तो अब तक कुछ हासिल नहीं हुआ। यह सुनकर गौरी थोड़ी उदास हुई, पर उसने अपना हौसला नहीं टूटने दिया। मोहन ने फिर मुस्कुराते हुए एक और ताना कसा। मेरी बात मानो तो किसी अच्छे लड़के से शादी कर ले, यही तेरी भलाई है। इस झूठे सपने के पीछे भागना छोड़ दे। नहीं मोहन, जब तक मेरा सपना पूरा नहीं हो जाता मैं शादी के बारे में सोचूंगी भी नहीं। ठीक है, फिर जीवन भर यूं ही सपने देखती रहना। मुझे नहीं लगता एक गरीब अनाथ का यह सपना कभी पूरा होगा। यह कहकर मोहन वहां से चला गया। उसकी बातें गौरी के दिल में कांटे की तरह चुभ गईं, पर उसने खुद को संभाला और दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ी। अगर इस गांव में मुझे काम नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, मैं दूसरे गांव जाकर काम ढूंढूंगी, पर अपना सपना मैं हर हाल में पूरा करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। यह सोचकर गौरी घर लौट आई और अपना जरूरी सामान एक पुरानी पोटली में बांधने लगी। जल्दी से सामान बांध लेती हूँ, कुछ ही महीनों में मेरी परीक्षा है। मुझे पैसे भी जुटाने हैं और पढ़ाई भी जारी रखनी है, अब देर करना ठीक नहीं। यह कहकर गौरी सूरजगढ़ नाम के पड़ोसी गांव की ओर निकल पड़ी। उधर सेठ केशव दास की हवेली में उनकी पत्नी सेठानी विद्या से एक जरूरी बातचीत हो रही थी। सुनो, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। क्या बात है? क्या आपको हमारी बेटी का कुछ पता चला? नहीं, अभी तक हमारी बेटी के बारे में कुछ पता नहीं लगा। फिर कौन सी बात है जो आप करना चाहते हैं? मेरे लिए तो अपनी बेटी से बढ़कर कुछ भी जरूरी नहीं। मुझे पता है तुम अपनी बेटी को बहुत याद करती हो और मुझसे तुम्हारा यह दुख देखा नहीं जाता, इसलिए मैंने सोचा है क्यों न हम कोई बच्ची गोद ले लें, इससे तुम्हारा मन थोड़ा बह जाएगा। ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे कोई सौतेली बेटी नहीं चाहिए, मुझे तो बस अपनी असली बेटी चाहिए। मुझे पता है, चिंता मत करो, यह तो सिर्फ तुम्हारे मन को सहारा देने के लिए है, और जिस दिन हमारी असली बेटी मिल जाएगी हम उस गोद ली बच्ची को सम्मान के साथ उसके अपने घर वापस भेज देंगे। सेठानी विद्या कुछ देर सोच में पड़ी रही, फिर धीरे से सहमति जताई। ठीक है, जैसा आपको सही लगे वैसा कीजिए, पर याद रखिएगा मुझे मेरी सगी बेटी हर हाल में चाहिए। ये मत सोचिएगा कि किसी और बच्ची से मेरा मन बहल जाएगा। तुम फिक्र मत करो विद्या, मैं अपनी बेटी को ढूंढने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, बस अभी के लिए ये कदम उठा रहा हूँ। अगले ही दिन सेठ केशव दास एक लड़की को अपने साथ हवेली लेकर आए। उस लड़की का नाम था मीनाक्षी। माँ, आप कैसी हैं? तुम मुझे माँ क्यों कह रही हो? क्योंकि आज से ये हमारी बेटी है विद्या। अच्छा,
तो ये हमारी गोद ली हुई बेटी है। हाँ, इसका नाम मीनाक्षी है। क्या हुआ, तुम खुश नहीं हुई इससे मिलकर? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मुझे खुशी हुई कि तुम मेरे पास आई हो। तो चलिए माँ, मुझे मेरा कमरा दिखा दीजिए। सेठानी विद्या मीनाक्षी को उसका कमरा दिखाने ले गई और सेठ केशवदास मन ही मन संतुष्ट होकर हवेली से बाहर गांव की ओर टहलने निकल गए। चलो, अब शायद विद्या का मन थोड़ा हल्का हो जाएगा। पिछले कुछ समय से उसकी हालत देखी नहीं जाती थी। टहलते हुए अचानक सेठ केशवदास किसी से टकरा गए और जब उन्होंने देखा तो सामने गौरी खड़ी थी। अरे तुम तो वही बहादुर लड़की हो जिसने मेरी थैली चोर से बचाई थी। पर तुम यहाँ इस गांव में क्या कर रही हो? जी सेठ जी, मैं वही हूँ। दरअसल मुझे मेरे गांव में काम नहीं मिल रहा था, इसलिए काम की तलाश में यहाँ सूरजगढ़ आई हूँ। तुम्हें अपने गांव में काम नहीं मिल रहा? आखिर तुम काम क्या करती हो? मैं घरों में साफ सफाई और घरेलू काम करती हूँ सेठ जी, पर वहाँ के लोगों को मेरी पढ़ाई से एतराज है, इसलिए कोई मुझे काम पर नहीं रखता। भला तुम्हारी पढ़ाई से किसी को क्या दिक्कत हो सकती है? सबको लगता है मैं गरीब अनाथ हूँ, इसलिए कभी आईपीएस अधिकारी नहीं बन सकती। लोग मेरा हौसला तोड़ने की कोशिश करते हैं, पर मैं अपना हौसला कभी टूटने नहीं दूंगी। शाबाश बेटी, तुम्हारा यही जज्बा तुम्हें एक दिन जरूर मंजिल तक पहुंचाएगा। सुनो, तुम्हें काम चाहिए तो मेरी हवेली में काम कर सकती हो। मेरा घर बहुत बड़ा है, वहां एक दो हाथों की हमेशा जरूरत रहती है। सच में सेठ जी, मुझे खुशी होगी, मैं जरूर काम करूंगी। तो फिर देर किस बात की, चलो मेरे साथ। गौरी सेठ केशवदास के साथ हवेली आ गई। जब सेठानी विद्या की नजर गौरी पर पड़ी तो वह अजीब ढंग से चौंक गई और उसे एकटक देखती रह गई। ये लड़की कौन है? ये हमारी नई सहायिका है, आज से यही रहकर काम करेगी। सेठानी विद्या गौरी को अपलक देखे जा रही थी। तभी मीनाक्षी वहां आ पहुंची और उसने यह देखकर तीखे स्वर में कहा, क्या हुआ माँ? आप इसे इतने गौर से क्यों देख रही हैं? कुछ नहीं बेटी, बस ऐसे ही। माँ चलिए ना, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। सेठानी विद्या मीनाक्षी के साथ चली गई और सेठ केशवदास ने गौरी को हवेली के नियम समझाते हुए कहा, ये मेरी पत्नी और बेटी है। तुम यहाँ बेझिझक रहकर काम कर सकती हो। अगर कोई तकलीफ हो तो सीधे मुझसे कहना, संकोच बिल्कुल मत करना। मैं तुम्हें अपनी बेटी जैसा ही समझता हूँ। जी सेठ जी, जरूर बताऊंगी। आपकी बहुत मेहरबानी है मुझ पर। इस तरह गौरी हवेली में काम करने लगी। उस रात सेठानी विद्या अपने कमरे में अकेली बैठी बेचैन मन से सोच रही थी। इस लड़की को देखकर मेरा दिल इतना अजीब सा क्यों धड़क रहा है? जब मैं जवान थी तो हूबहू ऐसी ही दिखती थी। यह बात मीनाक्षी दरवाजे के बाहर से चुपचाप सुन रही थी और उसके मन में जलन और डर की आग सुलगने लगी। नहीं, ये नहीं हो सकता। मुझे इस घर में आए अभी बस कुछ ही दिन हुए हैं और ये नौकरानी मेरी जगह कैसे ले सकती है? मुझे कुछ करना होगा, वरना मेरा सब कुछ छिन जाएगा। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। गौरी अपनी मेहनत और ईमानदारी से हवेली के हर काम में जुट जाती, साथ ही अपनी पढ़ाई का भी पूरा ध्यान रखती। उसकी लगन देखकर सेठ केशवदास बेहद प्रभावित होते जा रहे थे। विद्या, तुमने देखा, ये लड़की कितनी मेहनती है। घर का इतना काम करने के बाद भी अपनी पढ़ाई पर से नजर नहीं हटाती। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पर पता नहीं क्यों इसे देखकर मेरे दिल में एक अजीब सी हलचल होने लगती है, जैसे कोई पुराना रिश्ता जुड़ा हो। आखिर क्यों? आखिर क्यों? ये तो मुझे भी नहीं पता, पर इस लड़की से एक अनजाना सा लगाव महसूस होता है, जैसे ये मुझसे कोई गहरा नाता रखती हो। तभी मीनाक्षी वहां आ पहुंची। उसके चेहरे पर बनावटी मुस्कान थी, पर भीतर ही भीतर वह जलन से जल रही थी। आप दोनों यहाँ बैठे हैं? मैं तो पूरी हवेली में आप लोगों को ढूंढ रही थी। मुझे माँ के बिना अच्छा नहीं लगता। आओ बेटी,
हम बस यहीं बैठकर गौरी की तारीफ कर रहे थे। तुम भी बैठो हमारे साथ। मीनाक्षी वहां बैठ तो गई, पर उसका मन अंदर ही अंदर ईर्ष्या की आग में जल रहा था। इस लड़की को जल्द से जल्द इस घर से निकालना होगा, वरना मेरा पूरा खेल बिगड़ जाएगा। मैंने जो सपना देखा है उसे कोई नौकरानी बर्बाद नहीं कर सकती। दिन बीतते गए और हवेली में एक नई साजिश की नींव चुपचाप पड़ चुकी थी, जिससे बेखबर गौरी अपने काम और सपनों में मगन थी। समय धीरे धीरे बीत रहा था। सेठ केशव दास की हवेली में गौरी अब पूरी तरह घुल मिल चुकी थी। एक दोपहर गौरी आंगन में कपड़े सुखा रही थी। तभी सेठानी विद्या धीमे कदमों से उसके पास आई। क्या कर रही हो गौरी? जी सेठानी जी, बस कपड़े सुखा रही थी। कोई काम था क्या आपको? नहीं नहीं, कोई खास काम नहीं, बस तुमसे थोड़ी बातें करने का मन हुआ। वैसे बेटी, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई अच्छी चल रही है सेठानी जी। कुछ महीनों बाद परीक्षा है, उसके लिए शहर जाना पड़ेगा। उसी की तैयारी और पैसों का इंतजाम कर रही हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। और सुनो, तुम्हारे माता पिता के बारे में तो तुमने बताया ही नहीं मुझे ठीक से। मेरे कोई माता पिता नहीं है सेठानी जी, मैं एक अनाथ हूँ। कोई बात नहीं बेटी, सच कहूँ तो मैंने तुम्हारे जैसी मेहनती और समझदार लड़की आज तक नहीं देखी। सेठ जी भी तुम्हें देखकर बहुत खुश रहते हैं। ये तो सेठ जी की महानता है सेठानी जी, जो उन्होंने मुझे अपने घर में जगह दी और काम भी दिया। नहीं बेटी, ऐसा नहीं है। जो लोग नेक होते हैं उनके साथ हमेशा अच्छा ही होता है। यह सुनकर गौरी मुस्कुराई और फिर से अपने काम में लग गई। तभी सेठानी विद्या की नजर गौरी की गर्दन पर बने एक तिल के निशान पर पड़ी, जिसे देखकर वह चौंक उठी। ये तुम्हारी गर्दन पर ये निशान कैसा है? ये तो मेरे बचपन से ही है सेठानी जी। जब से होश संभाला तब से ये यही है। बचपन से? क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ और पता है? कोई निशानी, कोई कहानी? नहीं सेठानी जी, मुझे कुछ भी नहीं पता। न मैंने कभी अपने माता पिता को देखा, न उनके बारे में कुछ जाना। जब से समझ आई तब से मैं अनाथ ही हूँ। यह सुनते ही सेठानी विद्या का दिल जोर से धड़कने लगा और वह बेचैन होकर मन ही मन बुदबुदाई। नहीं, ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल ऐसा ही निशान मेरी बेटी के भी था। मुझे अभी सेठ जी से बात करनी होगी। एक पल की भी देर नहीं करनी चाहिए। यह कहकर सेठानी विद्या तेज कदमों से वहां से चली गई। उनकी अचानक की गई हरकत देखकर गौरी असमंजस में पड़ गई। सेठानी जी, अचानक इतनी घबरा क्यों गई? कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया? उधर सेठानी विद्या अपने पति से बात करने के लिए हवेली के दूसरे हिस्से की ओर बढ़ी। तभी रास्ते में उन्हें मीनाक्षी मिल गई, जिसकी नजरें शुरू से ही शक भरी थीं। क्या हुआ माँ? आप इतनी परेशान और जल्दी में कहाँ जा रही हैं? मुझे तुम्हारे पिताजी से एक बहुत जरूरी बात करनी है। वे कहाँ हैं? बताओ मुझे। पहले मुझे बताइए ना, क्या बात है? आखिर इतनी हड़बड़ी किस बात की? नहीं, ये बात मैं सिर्फ उन्हीं से करूंगी। लगता है आप मुझे नहीं बताएंगी, तो चलिए मैं ही बता देती हूँ। लगता है आपको आपकी असली बेटी मिल गई है। यह सुनकर सेठानी विद्या स्तब्ध रह गईं। तुम्हें ये कैसे पता? पता तो नहीं था माँ, पर आपकी हरकतों और आपके चेहरे के भाव से साफ झलक रहा है। और अब मैं आपको उनके पास हरगिज नहीं जाने दूंगी। ये तुम क्या बकवास कर रही हो मीनाक्षी? अपनी हद में रहो। हद? माँ, मैं भले ही आपकी असली बेटी नहीं, पर असली बनने का सपना जरूर देखती हूँ। और इस सपने के आड़े जो भी आएगा, मैं उसे रास्ते से हटा दूंगी। यह कहकर मीनाक्षी ने अचानक सेठानिया का मुंह दबाकर उन्हें एक सुनसान गलियारे की ओर खींच लिया। उधर काफी देर तक पत्नी को न देखकर सेठ केशव दास बेचैन होने लगे। ये विद्या कहाँ चली गई? न वो दिख रही है, न मीनाक्षी। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? तभी गौरी वहां से गुजरी और सेठ केशव दास को परेशान देखकर रुक गई। क्या हुआ सेठ जी? आप इतने बेचैन क्यों लग रहे हैं? पता नहीं बेटी, बहुत देर से न सेठाटी दिख रही हैं
न मीनाक्षी, मुझे कुछ अनहोनी की आशंका हो रही है। आप घबराइए मत सेठ जी, मैं अभी सेठानी जी का पता लगा कर आती हूँ। यह कहकर गौरी तेजी से हवेली से बाहर निकल गई और आसपास पूछताछ करने लगी। कुछ दूर जाने पर उसे रास्ते में एक टूटी हुई कांच की चूड़ी दिखाई दी। अरे, ये तो सेठानी जी की चूड़ी है। मैंने आज सुबह ही उनके हाथ में यही चूड़ियाँ देखी थीं। इसका मतलब वे यहीं कहीं आसपास हैं। मुझे जल्दी से पता लगाना होगा। चूड़ी के निशान का पीछा करते हुए गौरी एक सुनसान टूटे फूटे मकान के पास जा पहुंची, जो गांव के बाहरी छोर पर था। ये पुराना खंडहर नुमा मकान, यहीं से आवाज आ रही लग रही है। मुझे अंदर जाकर देखना होगा। दिल में हिम्मत और चेहरे पर दृढ़ संकल्प लिए गौरी उस टूटे फूटे वीरान मकान की दहलीज के पास पहुंची। मकान की टूटी दीवारों से झांकती धूल और सन्नाटा किसी अनहोनी की गवाही दे रहे थे। ये जगह इतनी वीरान क्यों है? कहीं सेठानी जी सच में यहीं तो नहीं? हिम्मत जुटाकर गौरी दबे पांव अंदर दाखिल हुई। अंधेरे कमरे में उसकी नजर एक कुर्सी पर बंधी सेठानी विद्या पर पड़ी, जिनका चेहरा डर और थकान से पीला पड़ चुका था। सेठानी जी, ये आपकी ये हालत किसने की? कौन है जिसने रखा है? गौरी बेटी, मुझे बचाओ। ये मीनाक्षी, ये मुझे यहाँ से जाने नहीं दे रही। तभी अंधेरे कोने से मीनाक्षी की आवाज गूंजी, जो अब तक चुपचाप वहीं खड़ी दोनों को देख रही थी। वाह वाह, आखिरकार बेटी अपनी माँ को बचाने पहुंच ही गई। कितना सुंदर दृश्य है। ये तुम क्या बकवास कर रही हो मीनाक्षी? ये तो तुम्हारी माँ है ना? अरे मूर्ख लड़की, तुझे अब तक समझ नहीं आया? ये तेरी असली माँ है। तू इस हवेली की खोई हुई बेटी है और मैं तो बस एक नकली गोद ली हुई बेटी हूँ। ये सुनकर गौरी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो अवाक होकर सेठानी विद्या की ओर देखने लगी। ये सच है सेठानी जी? हाँ बेटी, ये बिल्कुल सच है। तुम मेरी अपनी सगी बेटी हो। तुम्हारी गर्दन का वो तिल, वही मेरी बेटी की निशानी था। पर इस मीनाक्षी ने मुझे यहाँ बंधक बना रखा है, ताकि ये सच कभी बाहर ना आ सके। पर तुमने मेरी माँ को यहाँ बंदी क्यों बनाया मीनाक्षी? आखिर तुम्हें इससे क्या मिलेगा? क्योंकि अगर सच सबके सामने आ गया तो मेरी ये ऐशो आराम की जिंदगी, ये हवेली, ये सेठानी बनने का सपना, सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। मैंने बड़ी मेहनत से ये जगह हासिल की है और अब कोई नौकरानी आकर मुझसे ये सब नहीं छीन सकती। मैं तुमसे कुछ छीनने नहीं आई थी मीनाक्षी, पर अब तुमने मेरी माँ को कैद किया है, इसलिए मैं चुप नहीं बैठूंगी। अभी इसी वक्त उन्हें आजाद करो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। कितनी जल्दी ये मामा शुरू हो गया तेरा। अभी कुछ पल पहले तक तो तुझे अपनी माँ के बारे में कुछ पता भी नहीं था और अब इतनी हमदर्दी उमड़ रही है। चाहे मुझे अभी पता चला हो, पर अब ये जानने के बाद मैं अपनी माँ को तुम्हारे चंगुल में हरगिज नहीं छोड़ूंगी। ये मेरी आखिरी चेतावनी है मीनाक्षी, उन्हें छोड़ दो। तो तू मुझे धमकी दे रही है? एक अनाथ गरीब नौकरानी मुझे धमकाने की हिम्मत कर रही है? रुक, आज तुझे तेरी औकात दिखाती हूँ। यह कहते हुए मीनाक्षी ने पास पड़ी एक लकड़ी की डंडी उठाई और गुस्से में गौरी पर वार करने के लिए झपटी। गौरी ने फुर्ती से खुद को बचाया और पलटवार करते हुए मीनाक्षी का हाथ पकड़ लिया। तुम्हारी ये चालाकी अब और नहीं चलेगी मीनाक्षी, मैं तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करने दूंगी। दोनों के बीच झड़प होने लगी। सेठानी विद्या बंधी हुई कुर्सी पर बेबस होकर यह सब देखती रही। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। गौरी बेटी, संभल कर, ये बहुत खतरनाक है, कुछ भी कर सकती है। तभी अचानक बाहर से कई पैरों की आहट और तेज आवाजें सुनाई दी। दरवाजा जोर से खुला और सेठ केशव दास पुलिस इंस्पेक्टर के साथ अंदर दाखिल हुए। ये क्या हो रहा है यहाँ? विद्या! पुलिस और सेठ को देखकर मीनाक्षी बुरी तरह घबरा गई और पीछे हटने लगी, जबकि गौरी ने राहत की सांस ली। पिताजी, ये वैसा नहीं है जैसा दिख रहा है। सेठ केशव दास तेजी से आगे बढ़े और अपनी पत्नी को बंधनों से मुक्त कराया। उनकी आंखों में चिंता और गुस्सा दोनों साफ झलक रहे थे। विद्या, तुम ठीक तो हो ना? इस लड़की ने तुम्हें कुछ किया तो नहीं?
मैं ठीक हूँ, पर मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात बतानी है। हमारी बेटी हमें मिल गई है। क्या? ये तुम क्या कह रही हो विद्या? हमारी बेटी मिल गई? सेठानी विद्या ने कांपती उंगली से गौरी की ओर इशारा किया। उनकी आंखों में वर्षों का दर्द और अब खुशी के आंसू एक साथ झलक रहे थे। हाँ, गौरी ही हमारी सगी बेटी है। इसकी गर्दन पर वही तिल का निशान है, बिल्कुल वैसा ही जैसा हमारी बेटी के जन्म के समय था। यह सुनकर सेठ केशव दास स्तब्ध रह गए। वे धीरे धीरे गौरी की ओर मुड़े। उनकी आंखों में अविश्वास और गहरी उम्मीद दोनों एक साथ तैर रहे थे। गौरी, क्या ये सच है? क्या तुम सच में? तभी इंस्पेक्टर ने आगे बढ़कर मीनाक्षी को पकड़ लिया, जो अब भागने की कोशिश कर रही थी। भागने की कोशिश मत करो, अब तुम पुलिस की गिरफ्त में हो। नहीं नहीं पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने जो भी किया बस इस डर से किया कि कहीं मैं ये घर, ये परिवार न खो दूं। तुमने मेरी पत्नी को बंधक बनाकर उन्हें प्रताड़ित करके अपने किए की कोई माफी नहीं छोड़ी है मीनाक्षी। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इसे। पुलिस मीनाक्षी को गिरफ्तार कर हवालात ले गई और उसकी चीखें दूर तक गूंजती रहीं। इधर सेठ केशव दास और सेठानी विद्या भावुक होकर गौरी के सामने खड़े थे, जिसे अभी तक इस पूरी सच्चाई पर विश्वास करना मुश्किल हो रहा था। क्या सच में आप दोनों मेरे असली माता पिता हैं? हाँ बेटी, हम ही तेरे असली माता पिता हैं। बरसों पहले तुझे खो दिया था हमने, पर आज भगवान ने हमें फिर से मिला दिया। सेठानी विद्या की बाहों में समाई गौरी की आंखों से खुशी और वर्षों के दर्द के आंसू एक साथ बह निकले। पास खड़े सेठ केशव दास भी अपने आंसू रोक न सके। बेटी, हमें माफ कर दे। बरसों पहले जब तू हमसे बिछड़ गई थी, तब से हर पल तुझे ढूंढते रहे। हम तेरी रक्षा नहीं कर पाए, इसका मलाल हमेशा रहेगा। नहीं पिताजी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। शायद यही ईश्वर की इच्छा थी। पर आज जब मुझे मेरे असली माता पिता मिल गए, तो मन में जो खालीपन बरसों से था, वो आखिरकार भर गया। इतने बरस मैंने हर दिन तुझे याद किया, हर दुआ में तुझे मांगा। आज भगवान ने मेरी सुन ली। ये भावुक मिलन देखकर वहाँ खड़े इंस्पेक्टर साहब ने भी मुस्कुराते हुए विदा ली। सेठ केशव दास परिवार सहित हवेली लौट आया। हवेली पहुंचकर सेठ केशव दास का चेहरा संतोष और खुशी से चमक रहा था। आखिरकार हमें हमारी खोई हुई बेटी मिल ही गई। अब तू फिक्र मत कर बेटी, अपना सपना जरूर पूरा करेगी। हम दोनों पूरी तरह तेरे साथ हैं। जी पिताजी, अब तो मेरा हौसला और भी बढ़ गया है। आपका और माँ का साथ पाकर मैं अपने सपने को जरूर साकार करूंगी। अगली सुबह सेठानी विद्या ने गौरी के लिए नए कपड़े और किताबें मंगवाईं, ताकि उसकी परीक्षा की तैयारी में कोई कमी न रह जाए। बेटी, ये देख, तेरी परीक्षा के लिए जो भी किताबें चाहिए थी मंगवा दी हैं। अब तुझे किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं। माँ, इतने बरस मैंने अकेले संघर्ष किया, पर आज लगता है जैसे मेरी सारी मेहनत को सही दिशा मिल गई। उसी दिन गांव में यह खबर फैल गई कि सेठ केशव दास की खोई हुई बेटी मिल गई है। यह सुनकर मोहन और शांति चाची जैसे लोग, जो कभी गौरी का मजाक उड़ाया करते थे, हैरान रह गए। क्या वो गौरी सेठ केशव दास की बेटी निकली? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। कुछ दिनों बाद परीक्षा का समय नजदीक आया। सेठ केशव दास ने खुद गौरी को शहर तक छोड़ने का फैसला किया। जा बेटी, पूरे आत्मविश्वास के साथ परीक्षा दे। हम दोनों तेरी सफलता की दुआ करेंगे। आप दोनों का आशीर्वाद साथ है पिताजी। अब कुछ भी मुझे मेरे सपने से रोक नहीं सकता। गौरी शहर पहुंची और पूरी लगन के साथ परीक्षा में शामिल हुई। परीक्षा हॉल में बैठी गौरी के मन में बरसों की मेहनत, अपमान और संघर्ष के दृश्य एक एक कर घूम रहे थे। ये परीक्षा सिर्फ कागज पर सवालों के जवाब देने की नहीं, बल्कि उन सभी को जवाब देने की है जिन्होंने कभी मेरे सपनों को छोटा समझा था। महीनों का इंतजार बीता। आखिरकार वह दिन आया जब परीक्षा परिणाम घोषित होने वाला था। पूरी हवेली में तनाव और उम्मीद का माहौल था। हे भगवान, मेरी बेटी की मेहनत रंग लाए। तभी गौरी के मोबाइल पर
परिणाम की सूचना आई। कांपते हाथों से उसने परिणाम खोला और उसकी आंखों में चमक आ गई। माँ, पिताजी, मैंने कर दिखाया, मैं पास हो गई, मेरा चयन हो गया है। यह सुनते ही सेठ केशवदास और सेठानी विद्या की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। दोनों ने दौड़कर गौरी को गले लगा लिया। मुझे पता था बेटी, तू जरूर कर दिखाएगी। आज मुझे तुझ पर बहुत गर्व है। तूने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े सपने देखने वाले भी नहीं कर पाते। आज तूने साबित कर दिया कि मेहनत और लगन के आगे कोई भी मुश्किल टिक नहीं सकती। पूरे गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई कि अनाथ समझी जाने वाली गौरी, जो अब सेठ केशवदास की बेटी थी, ने आईपीएस परीक्षा पास कर ली है। जो लोग कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसकी तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पा रहे थे। पर गौरी के मन में अभी भी एक अधूरापन बाकी था। प्रशिक्षण के बाद असली वर्दी पहनने का पल अभी आना बाकी था। परीक्षा पास करने की खुशी अभी ठंडी भी नहीं पड़ी थी कि गौरी को प्रशिक्षण एकेडमी से बुलावा आ गया। पूरे परिवार में उत्साह की लहर दौड़ गई। सेठानी विद्या ने खुद अपने हाथों से गौरी का सामान बांधना शुरू किया। बेटी, एकेडमी में जाकर अपना पूरा ध्यान रखना, खाना समय पर खाना, और हाँ, हमें रोज फोन करना, नहीं तो मेरी जान अटकी रहेगी। माँ, आप चिंता मत कीजिए। अब जब आप और पिताजी मेरे साथ हैं, तो मुझे किसी बात का डर नहीं। मैं रोज बात करूंगी आपसे। जा बेटी, अपने सपने को पूरा कर। याद रखना, जो मुकाम तूने अकेले बिना किसी सहारे के तय किया है, वो किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं। हमें तुझ पर हमेशा गर्व रहेगा। गौरी एकेडमी के लिए रवाना हुई। वहां कठोर प्रशिक्षण, सुबह की दौड़, अनुशासन और पढ़ाई का सिलसिला शुरू हुआ। शुरुआती दिनों में गौरी को यह सब बेहद कठिन लगा, पर उसने कभी हार नहीं मानी। याद रखो, ये वर्दी सिर्फ कपड़ा नहीं, ये जिम्मेदारी है। जो यहाँ कमजोर पड़ेगा, वो मैदान में कभी नहीं टिक पाएगा। मैंने बचपन से भूख, अपमान और तानों को सहा है। ये मेहनत तो उसके सामने कुछ भी नहीं। मुझे हर हाल में ये वर्दी पहननी है। महीनों बीत गए। गौरी ने हर परीक्षा, हर शारीरिक चुनौती को पूरी लगन से पार किया। आखिरकार वह दिन आ गया जब एकेडमी में पासिंग आउट परेड होनी थी। वह दिन जब प्रशिक्षु अफसर बनकर निकलते हैं। सेठ केशवदास और सेठानी विद्या सुबह सुबह ही एकेडमी पहुंच गए। दोनों की आंखों में बेसब्री और गर्व साफ छलक रहा था। मैदान में कतारबद्ध खड़े प्रशिक्षुओं में गौरी को ढूंढते हुए सेठानी विद्या की आंखें भर आईं। देखिए, वो रही हमारी गौरी, कितनी दमक रही है उसकी वर्दी में। आज मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया है विद्या। जिस बेटी को हमने खो दिया था, वो आज देश की सेवा के लिए तैयार खड़ी है। परेड शुरू हुई। कदम से कदम मिलाकर चलते प्रशिक्षु अफसरों में गौरी की आंखों में एक अलग ही चमक थी। समारोह के अंत में जब अधिकारी ने गौरी के कंधे पर बैज लगाया, तो पूरा मैदान तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। सहायक पुलिस अधीक्षक गौरी केशवदास, आज से आप इस जिले की सेवा में नियुक्त हैं। आपकी मेहनत और साहस देश के हर युवा के लिए एक मिसाल है। यह सुनते ही गौरी की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। वह तेज कदमों से अपने माता पिता की ओर बढ़ी और दोनों के पैर छूने के लिए झुकी, पर सेठ केशवदास ने उसे बीच में ही रोककर गले लगा लिया। नहीं बेटी, आज तू झुकेगी नहीं। आज तो हमें तेरे आगे सिर झुकाना चाहिए। तूने वो कर दिखाया जो असंभव लगता था। मेरी बेटी अफसर बन गई। आज मुझे लगता है कि हमने जो दर्द बरसों झेला, वो सब आज इस एक पल में धुल गया। माँ, पिताजी, ये वर्दी मुझे इसलिए मिली क्योंकि आप दोनों ने मुझ पर विश्वास किया जब सारी दुनिया मेरा मजाक उड़ा रही थी। ये जीत सिर्फ मेरी नहीं, हम तीनों की है। कुछ ही महीनों बाद गौरी की पहली पोस्टिंग उसी जिले में हुई जहां उसका गांव वीरपुर आता था। पहले दिन जब वह वर्दी पहनकर गाड़ी से गांव की ओर निकली, तो रास्ते में उसे मोहन दिखा, जो कभी उसका मजाक उड़ाया करता था। गौरी,
माफ करना, मतलब मैडम, मुझे नहीं पता था कि तुम सच में ये मुकाम हासिल कर लोगी। कोई बात नहीं मोहन, तुमने जो कहा था उसने मुझे और मजबूत बनाया। मैं किसी से बुरा नहीं मानती, बस अपने सपनों पर भरोसा रखना कभी मत छोड़ना। गांव पहुंचने पर पूरा वीरपुर गौरी के स्वागत के लिए उमड़ पड़ा। शांति चाची भी भीड़ में आगे आईं। उनकी आंखों में पछतावा साफ झलक रहा था। बेटी मुझे माफ कर दे। उस दिन मैंने तुझे काम देने से मना कर दिया था, पर आज तू पूरे गांव की शान बन गई है। चाची, बीता समय अब बीत चुका। आज से मेरा एक ही मकसद है, इस गांव और यहाँ के हर जरूरतमंद की सेवा करना, चाहे वो अमीर हो या मेरी तरह कभी गरीब अनाथ रहा हो। उस दिन गौरी ने गांव के मुखिया के सामने एक वादा किया कि वह अपने अधिकार क्षेत्र में किसी भी गरीब, अनाथ या असहाय के साथ अन्याय नहीं होने देगी। सेठ केशव दास और सेठानी विद्या दूर खड़े अपनी बेटी को गर्व से निहार रहे थे। देखो विद्या, हमारी बेटी ने न सिर्फ अपना सपना पूरा किया, बल्कि पूरे गांव के लिए एक उम्मीद की किरण बन गई है। हाँ, आज मुझे यकीन हो गया कि भगवान चाहे जितनी भी परीक्षा ले, अंत में सच्चाई और मेहनत की ही जीत होती है। और इस तरह एक अनाथ लड़की गौरी, जिसे कभी समाज ने ठुकराया था, अपनी मेहनत, ईमानदारी और अटूट हौसले के दम पर न सिर्फ अपने खोए हुए माता पिता को पा गई, बल्कि एक सम्मानित पुलिस अधिकारी बनकर पूरे गांव के लिए न्याय और उम्मीद की मिसाल बन गई। उसकी कहानी यह सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे जितनी भी विपरीत हों, सच्ची लगन और मेहनत के आगे हर मुश्किल एक दिन जरूर झुकती है।